नमस्कार, मैं यादविन शर्मा आपका स्वागत करता हूं इट्स माय टीचर वाईडी यूट्यूब चैनल पे। तो हम बहुत दिनों से कमेंट आ रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर समझ में नहीं आता। तो आज की ये वीडियो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर बनाई जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसको हम बनाते हैं। कई सारे बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाता है और बच्चे कहते हैं कि सर इसमें ये 1s2 2s2 सर ये क्या है, बनता कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तत्व कौन से वाले ब्लॉक में है, किसी में है या नहीं है। तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से ये किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रश्न है कि हमारे पास सर एक तत्व है Na और इसका क्रमांक होता है 11। तो अब इस क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कैसे पता चलेगा। तत्वों को नॉर्मली भरना हम जानते हैं। तो जैसे कि हमारे पास Na है तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ये भरा जाता है 2, 8 और 1 से। ये इसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब हमें इसमें देखना है कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले आती है एक चीज 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6 और 2 2 4 और 4 और 6 10। अब आ जाएगा 3s1। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है कि पहले आ जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो यही बच्चों को क्लियर नहीं होता कि सर ये आ कैसे गए, ये बनते कैसे हैं। अगर ये बन नहीं सकते तो ये कैसे बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसको आज हम बनाना सीखेंगे एक फॉर्मूले की मदद से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इस चैप्टर में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत SPDF के बारे में ही पढ़ना है। और SPDF के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो उनकी क्षमताओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उनकी क्षमताएं कितनी होती है। तो हमारे पास ब्लॉक 4 ही हैं, S, P, D और F। ये हमारे पास चारों हैं। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भर सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी होती है। तो इनकी क्षमता होती है कि S जो है वो 1 से लेके 2 तक भर सकता है और यहीं पर P की क्षमता है कि ये 1 से लेके 6 तक भर सकता है और इसी के हिसाब से 1 से लेके D 10 तक भर सकता है और F 1 से लेके 14 तक की संख्याओं को भर सकता है। तो ये इनकी वास्तविक और उच्च क्षमताएं हैं कि S अपने अंदर केवल 1 से 2 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है, P जो है वो 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है और D जो है वो 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है और F 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है। तो ये इनकी वास्तविक और सबसे उच्च क्षमता है। तो इनकी क्षमताओं के हिसाब से ही हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और सारे प्रश्न इसी हिसाब से निकलते हुए चले जाएंगे। इनकी क्षमताओं को इसी में हम पूरी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा फॉर्मूला है जिसे हम ऑफ बाउ का नियम कहते थे। ऑफ बाउ के नियम में बताया जाता है कि सबसे पहले उपकोष में आएगा 1s है और फिर उसके बाद आएगा 2s, फिर आएगा 2p, 3s और फिर आएगा 3p और 4s और फिर आएगा हमारा 3d, 4p और 5s। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती ही चली जाती है और इसी से फिर और आगे हमें गणना करने में आसानी होती है। अब इस गणना को करने में हमें इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम एक सिंपल सी एक छोटी सी लाइन लिख लें और उसी लाइन को या तो हम याद कर लें या फिर अच्छे से समझ लें। इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम उस लाइन को लिखेंगे तो हमें ये लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा सीधा उसी लाइन को यहाँ पे लिखकर ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी एक लाइन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए और अगर इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो है वही, परंतु
यहाँ पे ये सीधे एक लाइन में अरेंज किए गए हैं, और एक बार अरेंज ये कर लिए जाते हैं तो उसके बाद हमें वो लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें होती हैं गलतियां कि कौन से वाले से फिर हमें कौन से वाले पर जाना है, और इस लाइन में ये क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले हमारे पास 1s2 है, फिर 2s2 है और फिर 2p है। तो इस हिसाब से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था सोडियम का, सबसे पहले उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फिर यहाँ पे निर्देशित करेंगे, देखेंगे निकाल कर कि अगर उसको हम दोबारा निकाल रहे हैं तो किस प्रकार से, और वो सही है या गलत है। तो Na और इस सोडियम का क्रमांक होता है 11। अब तो सबसे पहले हमें कौन से तत्व में जाना पड़ेगा, 1s में। तो इसको हम लिखेंगे 1s, और s की क्षमता मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1s की क्षमता जो होती है वो 2 होती है। तो इस क्षमता के अकॉर्डिंग आपको ये भी डालना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा सर, उसके बाद होगा 1s2 के बाद आता है 2s2, और s की क्षमता जो 2 यहाँ पर है वही 2 की क्षमता यहाँ पर होगी। तो इसको हम लिखेंगे 2s2, और फिर उसके बाद हमें जाना है 2p पर, और p की क्षमता होती है 6, 1 से लेके 6। तो इसको हम डालेंगे कि 3 2p 6, और अब इसको हम काउंट करेंगे कि हो कितना गया है। तो 2 और 2 4, 4 और 6 10। तो हमारे पास 10 हो चुके हैं, एक और चाहिए। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक कह देगा कि आपको 3s में जाना है, और 3s की क्षमता होती है 1 से लेके 2 तक। तो अगर 1 से लेके 2 तक की क्षमता है तो आप इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब आप लिखेंगे 3s1। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 11, और इसी के हिसाब से भर जाएंगे कि पहले कक्ष में कितना है, पहले कक्ष में है 2, दूसरे कक्ष में 2 और 2, तो हमारे पास डबल है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। तो दूसरे कक्ष में हमारे पास 8 होना चाहिए, और तीसरा कक्ष जो बचा हुआ है उसके पास क्षमता कितने की है, सिर्फ 1 की। तो इस प्रकार से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है। तो इस लाइन के हिसाब से हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना सकते हैं। चलिए अब एक और प्रश्न करते हैं इसी लाइन के अकॉर्डिंग, जो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया Na। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे Cl का, और जो Cl है इसका क्रमांक होता है 17। तो इसके क्रमांकों को आपको याद करना पड़ेगा। एक बार इसको समझिएगा अवश्य कि अगर आप इनके क्रमांकों को याद कर लेते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 1s। तो 1s के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1s2, क्योंकि इसकी क्षमता भी कितनी होती है, 2 तक होगी। तो इसके बाद फिर हमारा कौन सा आएगा, हमारा आ जाएगा 2s, और वो भी आएगा 2, फिर आएगा 3 और 2, और यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे 2p, और इसकी क्षमता होगी 6, और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका 3s2, और उसके बाद आ जाएगा आपका 3p6। तो अब इसको हम एक बार गिन लेते हैं कि 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। इसका मतलब हुआ कि ये एक आगे निकल गया। तो आपको इसे कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा इस जगह पे। तो जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक बार ये गिनती भी याद रखनी है कि आप जितना बना रहे हैं क्या उसके सापेक्ष है या नहीं है, उसके समान है या नहीं है। अब इसको देख लीजिए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Cl के लिए। अब इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कौन कौन से कक्ष में है ये कैसे पता चलेगा। तो हम देखेंगे पहले कक्ष के लिए, पहले ऑर्बिटल के लिए आपको कितना दे रखा होगा, 2। और जैसे ही आप दूसरे कक्ष में आएंगे तो 2 और 6 दोनों को आपको जोड़कर लिखना पड़ेगा 8। तीसरे ऑर्बिटल के लिए जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 और 5। तो 5 और 2 होता है 7। 5 और 2 होता है 7। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है तो एक नियम आता है अष्टक। तो अष्टक नियम पूरा करने के लिए किसी भी तत्व को अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं, लेकिन इसके पास 7 हैं। इसीलिए आपको Cl के ऊपर हमेशा एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि ये एक ऋणात्मक है। एक तत्व लेकर ये अपने आप को ऋणात्मक सिद्ध करता है और अपने अष्टक को पूरा करता है। अब इसमें एक और प्रश्न बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व कौन से ब्लॉक में पाया जाएगा, कौन से ब्लॉक में मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि इस लाइन के आखिरी कक्ष को जिसमें आपका मान दे रखा होगा P, तो
तो वही आपको अंतिम कक्ष में मिलेगा, तो वही आपका ब्लॉक बन जाएगा। तो जो Cl है ये हमें P ब्लॉक के अंदर मिलने वाला है। कौन से ब्लॉक में? P ब्लॉक में मिलने वाला है। तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आप इसी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फॉर्मूले से 3 से 4 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, वो आपके सामने है। इसके कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो आपके सामने है। अच्छा, ये ऋणात्मक है या धनात्मक है, ये भी आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक चाहिए, वो इसको माइनस कर देगा, इसलिए ये एक ऋणात्मक है। तो ये तीसरा प्रश्न हुआ। और चौथा प्रश्न हो जाएगा कि ये तत्व हमें कौन से ब्लॉक में मिलेगा, तो ये तत्व हमें P ब्लॉक के अंदर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को इसी प्रकार से निकाल सकते हैं।